है एवरीवन, दिस इज़ वर्तिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि केवीएस के एग्ज़ाम में अब 1 महीना बाकी है, तो पढ़ाई थोड़ी सी फास्ट कर दीजिए। इसीलिए मैं आपको जो ज्योमेट्री का स्टार्ट करवा रही हूँ, लेकिन इस ज्योमेट्री में मैं जितनी भी डेफिनेशन है उसको मैंने इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। उसके अलावा जो समझाने वाली चीज़ें हैं वो मैं बोर्ड पे ही बताऊँगी, लाइक करस्पॉन्डिंग एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ वो लाइन बाय लाइन में करवा दूँगी। अभी आज सारे आप एनसीईआरटी से जितने भी स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने इन्वॉल्व किया हुआ है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व किए हैं मैंने। तो पहला पॉइंट है, पॉइंट ही समझाना है मुझे। तो अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन, नो साइज नो डायमेंशन। इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट केवल एक लोकेशन बताता है, ठीक है, एक जगह बताता है उसका कि, और उसका कोई भी साइज़ नहीं होता, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन का मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक। जस्ट एक पॉइंट रखेंगे, ये पॉइंट हो गया, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, कोई भी साइज़ नहीं होता। तो ये एक लोकेशन बताता है, जहाँ पे भी लोकेशन दिखेगा वो स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट है लाइंस क्या होती हैं। तो लाइंस इट कंसिस्ट ऑफ अ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, यानी कि इनमें अनंत बिंदु होते हैं। अनंत, देखिए कितने भी बिंदु आप रख लीजिए, इस पे अनंत बिंदु होते हैं एक लाइन पे। लाइन और लाइन सेगमेंट में फ़र्क होता है, यानी कि रेखा और रेखाखंड में, ये इससे बोलते हैं रेखा, और जो अगला टॉपिक है वो है रेखाखंड। इन दोनों में फ़र्क होता है, अब दोनों में डिफरेंस ही पूछा जाता है। तो पहले लाइंस का देख लेते हैं। लाइंस में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। असल में जिधर भी दोनों तरफ अगर एरो लगा है, इसका मतलब इसको इधर से भी कितना घसीटा जा सकता है, इधर से भी कितना बढ़ाया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, देखिए जैसे दोनों तरफ एरो है ना, तो मैंने लिखा है ए बी, लिखा ए बी मतलब कोई दो पॉइंट होंगे ए बी, और दोनों तरफ एरो लगा दिया। या जनरली लाइन को स्मॉल लेटर से भी दिखाया जाता है, जैसे एक लाइन खींची हुई है और ऐसे दोनों तरफ एरो है और इसको एल लिखा हुआ है, तो इसको बोला जाएगा एल लाइन, ठीक है। अब आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब है रेखाखंड। तो रेखाखंड रेखा का ही कोई हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ी सी लाइन थी, ये जो दोनों तरफ एरो हैं, इसका मैंने इतना हिस्सा काट के निकाल लिया। तो इतना हिस्सा काट के निकाल लिया मतलब इसके एंड पॉइंट हो गए ना, एंड पॉइंट हो गए। इसका मतलब इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं। लाइन में अंत बिंदु नहीं होते थे, लाइन सेगमेंट में अंत बिंदु होते हैं, ये फ़र्क है, याद रखिएगा। और लाइन को नापा नहीं जा सकता है क्योंकि लाइन कितनी भी बढ़ाई जा सकती है ना, लेकिन लाइन सेगमेंट को नापा जा सकता है। लेंथ डेफिनिट होती है, इसकी लंबाई निश्चित होती है और इसे मापा जा सकता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का ही एक हिस्सा होती है। तो देखिए इसके एंड पॉइंट है, इसी वजह से इसमें दोनों तरफ एरो नहीं लगा हुआ है। उसको डिनोट कैसे करते हैं, ऊपर जस्ट बार लगा के डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम रे पे। रे क्या होता है, अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं से अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। किन्हीं भी दो बिंदुओं से, तो मान लीजिए दो बिंदु ए और बी थे, इससे कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, तो इससे केवल एक और एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जो जैसे हम लोग 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर की जो लाइन खींचते हैं, वो लाइन नहीं होती, उसको लाइन सेगमेंट होता है, क्योंकि वो निश्चित है ना, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो वो लाइन सेगमेंट होता है। अब आता है रे। रे क्या होता है, रे में लाइन और लाइन सेगमेंट का मिक्सचर होता है एक तरीके से। रे में एक तो फिक्स पॉइंट होता है, यानी कि एक अंत बिंदु होता है, और एक कितना भी बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टॉर्च देखा है ना, जैसे टॉर्च है, ये टॉर्च है, तो टॉर्च का जो ये जहाँ से लाइट आ रही है, सोर्स है, वो फिक्स पॉइंट है, और जिधर की तरफ ये जा रही है तो इसकी कोई सीमा तो है नहीं, अनंत कितना भी जा रहा है। तो इसका मतलब जो टॉर्च से रेज निकलती हैं, लाइंस निकलती हैं, वो रेज होती हैं, ठीक है। तो रेज की डेफिनेशन हो जाती है, इसका केवल एक अंत बिंदु होता है और एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन इनफाइनाइटली, एक तरफ ये पूरी तरह बढ़ती चली जाती है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो हमको अंत बिंदु को देखना है। अगर अंत बिंदु ए है और बढ़ रही है बी तक, तो ए बी, और उसके ऊपर हम एरो एक तरफ, जिधर की तरफ वो अनंत जा रहा है उधर की तरफ हम एरो लगा देते हैं। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ दिखाया जा रहा है। अगर बी फिक्स पॉइंट है तो इसको बोलेंगे बी ए, इधर की तरफ, ठीक। रे क्लियर हुआ। अब आता है लाइंस कितने टाइप की होती है। तो लाइंस मेनली 2 टाइप की हैं, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल, यानी कि प्रतिच्छेदी, और पैरेलल को बोलते हैं समांतर। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, इंटरसेक्टिंग वो लाइंस होती हैं जो किसी बिंदु पे
कट जाती हैं, ठीक है, जिनके बीच मतलब वो कभी ना कभी वो कटती ज़रूर हैं। और पैरेलल वो होती हैं जो कभी नहीं कटती। अब कितना भी बढ़ा लो, इधर भी कितना बढ़ा लो, क्योंकि इनके बीच की एक्चुअली होता क्या है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है हर एक बिंदु पे। तो देखिए हर जगह इक्वल डिस्टेंस है इनके बीच की, इसीलिए से रेल की पटरियाँ होती हैं वो कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इसीलिए जो पैरेलल लाइंस होती हैं, या अब रूलर देखा है आपने, जो स्केल होती है, तो स्केल के जो कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होती हैं, वो भी तो पैरेलल होती हैं, वो आगे जाके कभी नहीं मिल सकती। तो पैरेलल वो होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट होती हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, कोलिनियर। यहाँ से भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक लाइन में होते हैं, ठीक है। तो कोई 3 बिंदु हैं वो एक लाइन में है, या 3 से अधिक भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, तो ये लाइन से हैं, तो इसको कोलिनियर बोलते हैं। कभी भी कोलिनियर बिंदु क्या करेंगे, कोई त्रिभुज या कोई भी आकृति नहीं बना सकते, इससे केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, बस। अब आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब जस्ट उसका अपोजिट, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सिधान में ना हो, एक लाइन में ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2 ऐसे बैठे हुए हैं और तीसरा यहाँ बैठा हुआ है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही कोई आकृति बनती है, चाहे वो त्रिभुज, जैसे मान लीजिए जैसे त्रिभुज बन गई, ठीक है। अगर 4 पॉइंट थे ऐसे ऐसे करके तो उससे चतुर्भुज बन जाएगा। तो जो नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं उन्हीं से कोई आकृति बनती है। अब पढ़ेंगे हम कर्व। कर्व क्या होता है? बिना पेंसिल उठाए जो ड्रॉ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे पेंसिल रखी हो, ऐसे करके ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये क्या हो गया? कर्व हो गया। तो कर्व मेनली 2 टाइप के होते हैं, सिंपल कर्व और नॉन सिंपल कर्व। सिंपल कर्व वो होते हैं जो खुद को ना काटें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे उठाया, ऐसे करा, तो ये हो गया। जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, बंद भी होता है, लेकिन वो काटना नहीं चाहिए। देखिए नीचे लिखा हुआ है सिंपल कर्व भी 2 टाइप के हैं, ओपन एंड क्लोज। तो सिंपल जैसे ओपन कर्व ये हो गया था, खुला हुआ था, ठीक है, और क्लोज कर्व ये देखिए बंद है, हाँ, लेकिन काट तो नहीं रहा ना। जैसे अभी मैंने बनाया ऐसे करके ऐसे, और काटा नहीं, एकदम एग्जैक्ट टच हो गया, तो इसको बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व। अब आता है नॉन सिंपल कर्व। क्या होता है? जो खुद को काट देते हैं, जैसे आपको दिख ही रहा होगा ये काटते हुए, ठीक। अब कर्व क्यों बताया? कर्व से इतने क्वेश्चन नहीं हुए हैं जितने कि पॉलीगन से हैं, यानी कि बहुभुज से हैं। तो वे बंद आकृतियाँ, यानी कि क्लोज कर्व, पहली बात तो होते हैं, ये क्लोज कर्व होते हैं, लेकिन ये रेखाखंड से मिलने होते हैं, यानी कि इसमें स्ट्रेट लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे गोल गोल नहीं हो सकता, ऐसे करके ऐसे कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा सकता। स्ट्रेट लाइन यानी कि रेखाखंड का होना बहुत ज़रूरी है। तो पॉलीगन्स होते कितने टाइप के हैं? तो ऐसे तो बहुत, मतलब बहुत क्या, 9-10 टाइप के होते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग के ही 2 ही 3 पढ़ने होते हैं। और इसके ऊपर कम्प्लीटली मैं जो मैथमेटिकल सोल्यूशन वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। अभी आप केवल स्टेटमेंट सुनिएगा। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल सबसे छोटा बहुभुज होता है, ठीक है। इसकी 3 भुजाएं होती हैं, इससे छोटा बन ही नहीं सकता बहुभुज। अरे 2 से आप कैसे बनाओगे भाई? 2 से बंद हो ही नहीं पाएगा ना। 2 आकृतियां अगर 2 लाइन खींची तो उससे बंद तो हो नहीं सकता। तो अगर पूछा जाए सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है भुजा वाला, तो बोलेंगे त्रिभुज होता है। फिर 4 जिसकी भुजाएं होती हैं उसको चतुर्भुज बोलते हैं। पंचभुज किसको बोलते हैं? इसकी 5 भुजाएं होती हैं। खष्टभुज हेक्सागन बोलते हैं इसको, हेप्टागन, इसके बाद होता है ऑक्टागन, नौनागन, ऐसे करके चलता है। लेकिन यहाँ तक ही आपके इंपॉर्टेंट है, तो इनकी डेफिनेशन आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं एंगल बढ़ाती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लीजिए कि एंगल बनते कैसे हैं। जब भी 2 रेज, ठीक है, 2 रेज का मतलब है कि एक फिक्स पॉइंट है और एक आपकी तरफ बढ़ रहा है। 2 रेज जब किसी एक ही पॉइंट पे मिल रहे होते हैं तो वहाँ पे एंगल बनता है, ठीक है। 2 रेज जब किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं तो वहाँ एंगल बनता है। और ये जो कॉर्नर होता है ना, ये जो कॉर्नर है, मान लीजिए ए है, ये बी, ये सी, तो इस रे का क्या नाम था? ए बी था, और इस रे का क्या नाम था? ए सी था, ठीक। तो ये जो कॉर्नर है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक। हमेशा ही याद रखिएगा कॉर्नर को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। आई थिंक इसको हिंदी में सीड्स कहते हैं, नॉट कंफर्म, लेकिन इंग्लिश में मुझे कंफर्म है कि इसे वर्टेक्स ही कहते हैं। और यहाँ जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे आपका एंगल का नेम करना मैं बताती हूँ, अगर आप लोग बेसिक नहीं जानते हैं तो। देखिए अगर ये बी था और ये सी था और ये ए था, तो इसको नेमिंग कैसे करते हैं? देखिए एक तो सिंपल तरीका है, तो आप एंगल ए बोल देंगे पूरा पूरा, ठीक। या तो आप क्या करेंगे, जो भी जिसको भी, यहाँ एंगल बन रहा है ना बीच में, तो इसका जो भी नाम है, ए है ना, ये बीच में ही बैठना चाहिए। इधर उधर के जो रेज हैं उनके एंड पॉइंट, उनका नाम ले देते हैं बी ए सी। या तो इसको बी ए सी बोलेंगे या तो इसको सी ए बी भी बोलेंगे। बस याद रखिएगा बीच में ए ही आना चाहिए, क्योंकि ए पे ही वो एंगल बना हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अच्छा, अब भी ये आप बताइएगा इसको क्या बोलेंगे अगर मैंने इसका नाम दिया ई एफ और जी। तो अब इस एंगल को क्या पढ़ेंगे, तो आप कमेंट करिएगा ताकि मुझे लगे कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। अब मैं एंगल्स बताती हूँ। अब एंगल्स देखते हैं। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, न्यून कोड। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, जीरो एंगल भी होता है। ठीक है, जीरो एंगल वो होता है जिसका कोड 0 डिग्री होता है, जस्ट मतलब एक के ऊपर एक ही ऐसे करके, तो इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री। लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है। मेन तो ये है एक्यूट एंगल न्यून कोड, जो 0 से बड़ा होता है यानी कि 90 से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए 30 है, 60 है, 89 है, 90 से जस्ट छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब मैं इसकी थोड़ी सी पहचान बता देती हूँ, कैसे आप पहचानेंगे। जब भी दो रेज आपस में एक दूसरे की तरफ झुकी हुई हो तो उसको हम एक्यूट बोलेंगे, चाहे वो इधर की तरफ हो चाहे इधर की तरफ हो। ठीक, जस्ट 90 कैसे होता है, सम कोड क्या होता है, सम कोड एकदम स्ट्रेट होता है ऐसे करके, ये देखिए। हाँ, चाहे ये इधर का भी हो सकता है या इधर का भी हो सकता है, दोनों तरफ का भी। तो ये 90 डिग्री हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण, जो 90 से तो बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है। ठीक है, 90 से बड़ा 180 से छोटा मतलब ये ओपन होता है। अभी मैंने बताया था न्यून कोण झुके हुए होते हैं, लेकिन जो अधिक कोण होता है वो खुले हुए होते हैं ऐसे करके। ठीक है, देखिए आपको लगेगा यहाँ तक, देखिए 90 आ जाता है ना, आधा स्ट्रेट 90 आ जाता है, 90 से जस्ट बड़ा हो गया। ठीक, ये इधर से भी और इधर से भी जरूरी नहीं है, क्योंकि चांदा अगर आप देखेंगे तो चांदे में दोनों तरफ नेमिंग होती है। 10 इधर भी दिख रहा है तो 10 इधर भी दिख रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मान लीजिए 120 डिग्री था ये, तो ये ओपन होते हैं, ऐसे आप पहचान सकते हैं कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, यहाँ स्ट्रेट एंगल मेंशन नहीं है क्योंकि वहाँ ये सबको जनरली पता ही रहता है, इसीलिए मैंने नहीं डाला। स्ट्रेट एंगल वो होता है जो 180 डिग्री बनाता है। ठीक है, 180 डिग्री बनाता है, उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक, अब आता है रिफ्लेक्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से आता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब वृहत कोण, जो 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। अब आप कहेंगे कि चांदे पे तो ये चीज़ होता नहीं है, चांदा तो केवल 180 तक होता है यहाँ तक। ठीक, लेकिन इसको निकालने का तरीका अलग होता है। इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको अगर अंदर वाला कोण पता है, देखिए अंदर वाला 60 है ना, तो रिफ्लेक्स बाहर वाला होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो 180 से बड़ा होगा। यानी 180 का मतलब 190 होगा, 200 होगा, 270 होगा और 360 से छोटा होगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी अंदर वाला एंगल है उसको 360 में से घटा देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि कंप्लीट जो एंगल होता है, कंप्लीट एंगल कंप्लीट 360 होता है। ठीक है, पूर्ण एंगल 360 होता है। 360 में से जब आप अंदर वाला हटाएंगे तो बाहर वाला रिफ्लेक्स ही तो निकलेगा ना, तो इसीलिए 360 में से उसको घटा देते हैं, तो आपको रिफ्लेक्स एंगल निकल आता है, यानी कि बाहर वाला कोण। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक कोण क्या होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, भी सीटेट में भी पूछे जाते हैं यहाँ से, कि जब दो कोणों का योग 90 होता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यानी कोई भी दो कोण जिसको जोड़ने पर 90 आ जाए तो उसको हम पूरक कोण बोलेंगे। तो इससे क्वेश्चन कैसे आता है, इससे क्वेश्चन ऐसे आया है कि 70 का पूरक बताइए, यानी कि 70 का कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो 70 में क्या जोड़ें कि ये 90 हो जाए, तो 70 में 20 जोड़ेंगे। कैसे निकाला, 90 में से 70 घटा लें। तो आपको इतना याद रखना है, जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालने को कहा जाएगा आपको 90 में से जो भी वैल्यू है उसको 90 में से घटा देना है कॉम्प्लीमेंट के लिए, यानी कि पूरक कोण के लिए। ठीक है, 35 था तो अब ये कमेंट करिएगा कि 35 का क्या होगा, 90 में से 35 घटा करके आंसर दीजिएगा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो, दो कोण जिनका योग 180 हो, जैसे 120 और 60, 100 और 80, ये दोनों जोड़े में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सप्लीमेंट क्या होता है, 130 का सप्लीमेंट बताइए। तो 130 का सप्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ कॉम्प्लीमेंट के लिए 90 में से घटाते थे, यहाँ 180 में से घटा देंगे। तो 180 में से घटाया तो कितना आ जाएगा, 50। अब 90 का बताना था तो 90 का क्या होगा, 180 में से घटाएंगे 90 ही आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं और यही ऐसे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाते हैं कि क्या दो रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो सकती हैं। कोई भी दो लाइंस लीजिए, ये एक लाइन लिया और एक ये लाइन लिया, तो ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हुई, केवल एक बिंदु पे ना। तो यहाँ पूछा गया क्या एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो सकती है, तो लिखेंगे नो, नहीं। ठीक है, केवल दो रेखाएं हमेशा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद होती हैं। लेकिन जस्ट इसका अगला वाला समझिएगा कि क्या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो सकती हैं, तो बिल्कुल दो से अधिक रेखाएं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ही बिंदु से निकल रही है ना। ठीक,
अच्छा, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं था, लेकिन रेफरेंस में ऐसा होता है, इसी वजह से कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक, तो क्या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु प्रतिच्छेद हो सकती थी? तो बिल्कुल हाँ, हो सकती थी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अगर कोई भी एक बिंदु है तो इससे कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो अनंत। जैसे इस बिंदु से ये भी खींची गई, इस बिंदु से ये भी निकल रही है, इस बिंदु से ये भी निकल रही है ना, अनंत खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से तो अनंत खींची जा सकती हैं रेखाएं, लेकिन किन्हीं भी दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो हमेशा किसी भी दो बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है जो दोनों से गुजरे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। मैं कंटिन्यूअस अपलोड करती रहूँगी वीडियोस। और अब जो मेरी नेक्स्ट होगी वो मैं बोर्ड पे ही बताऊँगी, ताकि आप लोगों को एंगल्स और या ट्रायंगल टॉपिक वाइज में कंप्लीट करा दूँगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और तैयारी कंटिन्यू रखिए और मेहनत करिए। थैंक यू।